हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो कि बहुत ही करीब है के लिए मॉडल क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। हो सकता आपको ये आंसर पता हो, आपको ये सॉल्यूशन पता हो, तो अपने आप को चेक करके देख लो कि आपका आंसर कितना सही होता है। और अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं पता हो तो हम सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, उससे आप सीख करके अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे होगा क्या, जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो शुरू करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है 2 5 10 17 और एक फंक्शन है, फलन है x² + 1, तो पूछा जा रहा है कि फलन ए से बी में परिभाषित कैसा होगा। एकैक अंतःक्षेपी, एकैक आच्छादक, अनैक अंतःक्षेपी या अनैक आच्छादक। तो इस क्वेश्चन को जवाब आप तभी दे सकते हो जब आपको फलन के प्रकार के बारे में बढ़िया से पता हो और उसकी परिभाषा क्या क्या होती है, वो क्या होता है उसके बारे में पता हो। तो देखिए, एकैक फलन उसको कहते हैं जिसमें जितने भी प्रतिबिंब आएंगे वो अलग अलग आएंगे। आप चेक कर लो, इस फलन के माध्यम से अगर आप इसमें 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर + 1 2 आएगा, 2 इसमें रखोगे तो 2 का स्क्वायर + 1 5 आएगा और 3 रखोगे तो 10 आएगा। यानी कि सबका प्रतिबिंब अलग अलग आता है, तो एकैक तो होगा। अब एकैक वाला देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो दोनों में से कोई एक हो सकता। अब हम चेक करेंगे कि अगर ए से बी में कोई फलन परिभाषित है और समुच्च बी का प्रत्येक अवयव समुच्च ए के अवयव का प्रतिबिंब बनता है, तभी वो आच्छादक होगा, नहीं तो अनाच्छादक होगा, जिसको अंतःक्षेपी भी कहते हैं। तो आपने देखा कि इसका प्रतिबिंब 2 आता है, 2 के बाद अगर 2 रखते हैं तो 5 आता है और 3 रखते हैं तो 10 आता है। ठीक है, यानी 2 इमेज बनता है, 5 भी इमेज बन रहा है, 10 भी इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन 17 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये आच्छादक फलन नहीं है, और जो आच्छादक फलन नहीं होता उसे हम लोग अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। यानी इसका आंसर होगा ए, एकैक अंतःक्षेपी फलन। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से लिया गया है, cot इन्वर्स -x। यानी cot इन्वर्स -x का वैल्यू क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। देखो, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम 4-5 क्वेश्चंस बता रहे हैं, या जब भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा वो सब आपसे सॉल्व होना चाहिए। तो आप 3 चीज़ याद रखो। सबसे पहले cos इन्वर्स -x, cot इन्वर्स -x और sec इन्वर्स -x। इस तीनों का एक ही तरह का फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, इसका होगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स x और इसका होगा पाई माइनस सेक इन्वर्स x। आपको ट्रिक के आधार पर याद रखो, ये तीनों को एक ग्रुप में रखो और इस तीनों का एक ही जैसा फॉर्मूला होता है पाई माइनस, और 3 और बच गया आपका कौन कौन, साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स। इस तीनों में जैसे साइन इन्वर्स -x है तो माइनस साइन इन्वर्स x होगा, कॉसेक इन्वर्स -x है तो माइनस कॉसेक इन्वर्स x होगा, और अगर टेन इन्वर्स -x है तो वो भी -10 इन्वर्स x होगा। क्योंकि इस तीनों का, जो अभी मैंने बोला, इस तीनों का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन कॉस इन्वर्स का, कॉट इन्वर्स का और सेक इन्वर्स का जो मुख्य मान है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और जिसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, उसमें आप याद रखोगे पाई माइनस होगा। इसलिए इसका आंसर होगा कॉट इन्वर्स -x, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसी फॉर्मूला का आप यहाँ फ़ायदा उठा सकते हो। एक तो कॉस इन्वर्स -1/2 है। अगर कॉस का वैल्यू आप सारे कोण के लिए जानते हैं तो आपको पता होगा कि कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। कॉस 120 यानी 2π/3 का वैल्यू होता है -1/2। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि कॉस इन्वर्स -1/2 हो जाएगा 2π/3। एक तो तरीका आपका ये हुआ, या फिर दूसरा तरीका जस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कॉस इन्वर्स -x। तो कॉस इन्वर्स -x लगा सकते हो, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x यानी कि 1/2, और
कॉस इन्वर्स 1/2, यानी कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसलिए कॉस इन्वर्स 1/2 होगा 60 डिग्री, जिसको हम लोग रेडियन में कहते हैं π/3। यहाँ से आ गया पाई माइनस π/3, यानी कि फिर से आ गया एलसीएम 3 हो जाएगा तो 2π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैं इसका सॉल्यूशन जानता हूँ, तो आप उसको वीडियो को स्किप कर लो, स्किप कहते थे, वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके आप सॉल्यूशन देख लो कि आपका सॉल्यूशन सही होता है कि नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 4 वो लिया गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से, अवकल समीकरण से। इस अवकल समीकरण का कोटि कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो ऑब्जेक्टिव है मोस्ट प्रोबेबल होता है दो चीज़ के लिए, अवकल समीकरण का कोटि और अवकल समीकरण का घात। इस दोनों में से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपको आएगा ही। इसके लिए आपको जानना होगा कि अवकल समीकरण का कोटि क्या चीज़ होती है और अवकल समीकरण का घात क्या चीज़ होता है। तो मैं बता दूं आपको कि अवकल समीकरण का कोटि का मतलब होता है कि उस अवकल समीकरण में आप देख लो कि कितनी बार ज़्यादा अवकलन किया गया है। जैसे इसमें एक ही अवकलन है यहाँ पर और एक ही बार इसका अवकलन किया गया है, इसलिए इस अवकल समीकरण का कोटि होगा 1। अगर इसमें घात पूछता तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो अधिकतम कोटि का जो अवकलज होता है उसके पावर को अवकल समीकरण का घात कहते हैं। तो अगर इसमें घात पूछा जाता तो इस अवकल समीकरण का घात होगा 2, लेकिन यहाँ पूछा गया था कोटि, तो इसका कोटि होगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दो सदिश राशि दी हुई है और इसका अदिश गुणनफल कहता है क्या होगा। तो दो सदिश राशि है, इसका अदिश गुणनफल पूछा गया स्टूडेंट। तो इसका अदिश गुणनफल के लिए डायरेक्ट आप याद रखो, आई वाला को आई से, जे वाला को जे से, के वाला को के को सीधा गुना कर दो, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाता है लेकिन आई डॉट जे 0 हो जाता है। तो विभिन्न जो अलग अलग डॉट करोगे उसका 0 हो जाएगा, समान वाला डॉट रह जाएगा। तो जब 5 को हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, और फिर 1 को -4 से करेंगे तो -4, और -3 को 7 से करेंगे तो -21, यानी 15 घटाओ 21 4 25, यानी 15 घटाओ 25 यानी -10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से कुछ लाभ ले सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके, और अगर आंसर जानते हैं तो अपने आप को टेस्ट कर सके वो किस हद तक परीक्षा के लिए तैयार है। अगला सवाल है कि यदि a डॉट b 0 हो तो सदिश ए बी में कैसा कोण होगा। तो याद ही रखो, अगर a डॉट b 0 हो तो दोनों सदिश परस्पर लंब होते हैं, दोनों सदिश परस्पर लंब होते हैं, और अगर a क्रॉस b 0 हो तो दोनों सदिश परस्पर समांतर होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है a डॉट b 0 है, तो वेक्टर a और वेक्टर b कैसा होगा, तो सदिश a और सदिश b परस्पर लंब होगा, यानी 6 का आंसर हो जाएगा आपका a। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, 7 देखो, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पूछा गया है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का। तो इन्वर्स में फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, तो साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x होता है π/2, यानी कि एक अचर राशि आ गई, और π/2 का अवकलन कोई भी अचर राशि हो, चाहे हिमालय जैसा बड़ा हो या फिर चींटी जैसा छोटा, दोनों का अवकलन होगा 0, तो इसका आंसर होगा 0। अब बच्चे जल्दबाजी में साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x का हो सकता है π/2 लिखे, लेकिन π/2 तो इसका मान हो गया, और आपको पूछा गया था π/2 का अवकलन, तो π/2 का अवकलन होगा 0, क्योंकि अचर राशि है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर साइन एक्स क्यूब, y बराबर साइन एक्स क्यूब, तो dy/dx कितना होगा। ठीक है, तो आप इसका अवकलन कर लो, आपको आता है फलनों के फलन का अवकलन, d साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब और dx क्यूब बाई dx। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि जितने भी अवकलज के सूत्र हैं, अवकलज के फॉर्मूला हैं, आप उसको याद कर लो, क्योंकि उससे डायरेक्ट आपके सवाल आते हैं और निश्चित रूप से आते हैं, और जितना फॉर्मूला आपको याद रखोगे उतना ही लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलेगा।
साइन का अवकलन होता है कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x क्यूब, और x का पावर 3, यानी यहाँ सूत्र लगेगा x का पावर n वाला, जो होता है n गुना x का पावर n-1, तो यहाँ आ जाएगा 3 गुना x का पावर n-1, तो यहाँ से 2। तो फाइनल आंसर आ गया 3x स्क्वायर गुना cos x क्यूब, यानी 3x स्क्वायर cos x क्यूब। आपका ये आंसर हो जाएगा C, 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब, ऑप्शन नंबर C। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिख रहा, जो कि निश्चित समाकलन से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम बी टू ए, आपको ए यहाँ पर अपर लिमिट है और बी है लोअर लिमिट। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स क्यूब बाई 3, और अपर लिमिट है ए, लोअर लिमिट है बी। याद रखना स्टूडेंट, पहले इस फलन में हम लोग अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ए है, ए एक्स के जगह पर रखेंगे तो ए क्यूब बाई 3 माइनस बी क्यूब बाई 3 एलसीएम हो जाएगा, आएगा आंसर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी, इसका आंसर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 3। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना, देखो आपका ऑप्शन ये भी है बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, जो कि नहीं होगा, तो आपका सही आंसर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 3। तो एग्जाम में थोड़ा सा ये भी माइंड को कूल रखना होता है स्टूडेंट, अगर हो सकता है आप ज़्यादा जानते हो ना तो आपसे गलती होने का चांस भी रहता है, तो अपने आप को कूल रखना है कि जो हम करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होता क्या है, थोड़ा मिलता जुलता ऑप्शन भी आपको दिया हुआ रहता है, अगर आप उसमें कंफ्यूज करते हो तो जल्दबाजी में आपसे गलती हो जाती है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 10 -1/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम शायद यह समझ रहे हैं हम लोग कि कॉट इन्वर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/1 + x²। तो अगर आपको फॉर्मूला यह था तो तुरंत हो जाएगा। या तो इसका आंसर आप बोल सकते हो -10 इन्वर्स x, तो -10 इन्वर्स x इसमें नहीं है, यहाँ +1 है, जो कि के ही देने का सेंस है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो -1/1 + x², तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा कॉट इन्वर्स x, क्योंकि कॉट इन्वर्स x का अवकलन होता है -1/1 + x²। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन 3D से स्टूडेंट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, एक सरल रेखा है जिसका दिक् अनुपात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो है 1:3:5, तो उसका पूछता है डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक्कोजिया। तो आप दिक्कोजिया निकालने के लिए ये सूत्र याद रखोगे, a/√a² + b² + c², a/√a² + b² + c², उसी तरह से b में और उसी तरह से c में तीनों बार होगा। यानी ये इस सूत्र से आप दिक् अनुपात से दिक्कोजिया निकाल सकते हो। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 कितना हो गया 10, और 5 का स्क्वायर 25, 25 10 35, यानी √a² b² c² से होगा √35, यानी इसका सही आंसर होगा 1/√35, फिर 3/√35, फिर 5/√35, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ स्टूडेंट, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि ए और बी वर्ग आव्यूह है, यानी इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का परिवर्त, ये परिवर्त के सूत्र से आधारित है सवाल, आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम समय में बना सकते हो। ए बी का परिवर्त होगा बी परिवर्त गुना ए परिवर्त, यानी कि 12 का आंसर ए। अगला जो सवाल है, यदि a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा, यानी कि 2/2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और 2/2 के मैट्रिक्स का या तो आप जो रूल है एडजॉइंट यानी कि सखंडन निकालने का, सखंडज भी इसको कहते हैं, वो आप निकाल सकते हो, या एक ट्रिक याद रखो। एक ट्रिक क्या होता है वो देख लो। अगर इस तरह से आपका कोई मैट्रिक्स है 2/2 का, इसका एडजॉइंट डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। कैसे? सिर्फ वो ध्यान में रखो जो हम अभी बता रहे हैं। क्या करो, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जैसे ए और डी डायगोनल एलिमेंट्स इसको कहते हैं, इसको आप इंटरचेंज कर दो, जहाँ भी स्थान है उसको बदल दो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी
और यहाँ पर आ जाएगा a। तो क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है और जो डायगोनल एलिमेंट के अलावे यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसका चिन्ह बदल दो। यहाँ b है तो -b कर दो, इसका c है तो -c कर दो। इस तरह से आपका यह एडजॉइंट यानी सहखंडज आ जाएगा। तो उसी तरह से में क्या करना है, cos थीटा डायगोनल एलिमेंट है तो इसको इंटरचेंज करोगे तो भी वही रहेगा, तो cos थीटा रहेगा, ठीक है। और इसका चिन्ह बदल दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट का चिन्ह बदल दो। यहाँ पे है -sin थीटा तो हो जाएगा sin थीटा, और sin थीटा है तो -sin थीटा। इसका सही आंसर होगा C। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरह से 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स होगा आप सहखंडज निकाल पाए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पासा के फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके 2 से अधिक होने की क्या प्रायिकता है। आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है, जिसको हम लोग प्रतिबंधित प्रायिकता के भी नाम से जानते हैं कि एक पासा को फेंकने में यदि सम संख्या आती है, यानी हमेशा सम संख्या आती है। आपको सम संख्या एक पासा को फेंकने में कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी 3 परिणाम होते हैं सम संख्या आती है। इनमें से देखना है कि 2 से अधिक होने की क्या प्रायिकता है। तो 2 से अधिक कौन कौन है, 4 है और 6 है, यानी कि 2 परिणाम आपके पक्ष में जा रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा 2/3। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसके ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि एक पासा को फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके 2 से अधिक होने की क्या प्रायिकता है। तो 2 से अधिक हो रहा आपका 4 भी और 6 भी, तो 2 से अधिक पूछ रहा तो इसका आंसर होगा 2/3, क्योंकि 2 रिजल्ट आपके पक्ष में जबकि सारे संभव रिजल्ट है ये, तो इसका आंसर होगा 2/3। अगर यहाँ 2/3 रहता तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि घटना E का अनुकूल संयोगानुपात A/B है तो उस घटना की प्रायिकता क्या होगी। स्टूडेंट ये याद रखोगे, अनुकूल संयोगानुपात होता क्या है। तो अनुकूल संयोगानुपात स्टूडेंट होता है PE/PE नोट होता है अनुकूल संयोगानुपात। तो उस तरह से अगर आप इसको A/B के बराबर कर लोगे तब उसकी जो PE निकालोगे, और ये भी जानते हो कि PE अगर मान लेते हैं आप x है तो PE नोट होगा 1/x, और इसका समीकरण बन जाएगा A/B। तो यहाँ से x अगर निकालोगे तो उसका वैल्यू आएगा A/A+B। अगर याद रख सकते हो तो भी याद रख सकते हो कि आपकी किसी घटना का अगर अनुकूल संयोगानुपात A/B है तो उस घटना की जो प्रायिकता होगी वो होगी A/A+B। यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, ये समाकलन से है, x × e⁻x/x+1 का होल स्क्वायर dx। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको तो सबसे पहले एक फार्मूला चाहिए, वो फार्मूला याद रहना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और वो फार्मूला होता है ये e⁻x fx, मतलब कोई फलन और बगल में उसका अवकलन हो, तब इसका जो समाकलन होता है डायरेक्टली e⁻x गुना fx + c होता है। इस फार्मूला से आप इसको कर सकते हो। कैसे, देखो ऊपर में x है तो आप x + 1 - 1 लिख लो, और बाय x + 1 का होल स्क्वायर है e⁻x dx है, यानी कि अलग अलग भाग दोगे। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन तो थोड़ा मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ, आप उसको खुद बना सकते हो, बन जाएगा आपसे। तो अलग अलग भाग देने पर x + 1 कटने के बाद आएगा x + 1 और -1/x + 1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो ये कोई फलन है और ये फलन उसका अवकलन है, तो इसका इस सूत्र के सहायता से डायरेक्ट आप इसका आंसर बोल सकते हो। इसका जो समाकलन होगा e⁻x/x + 1 + c, यानी ये आंसर है आपका C में, तो C इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है dx/a² + x²। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम देने वाले हो तो सूत्र तो हमेशा याद रखो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट सूत्र से ही आता है स्टूडेंट, इसलिए सूत्र याद रखोगे तो 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्ट सूत्र से आपका बन जाएगा। जैसे dx/a² + x², तो ये समाकलन का डायरेक्ट एक सूत्र होता है, और वो सूत्र होता है 1/a tan 1 x/a + c। और ऐसा ऑप्शन देखो आपका है
1/a tan इनवर्स x/n, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से लिया गया है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप किसी संख्या से गुना करते हो तो याद रखोगे, मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुना करना और डिटर्मिनेंट में किसी संख्या से गुना करना दोनों दो चीज़ है। अगर आपको डिटर्मिनेंट में गुना करना हो तो आप किसी एक ही पंक्ति या किसी एक ही स्तंभ में गुना करोगे, लेकिन अगर मैट्रिक्स में गुना करना हो तो जितने भी अवयव हैं सारे अवयव में उस संख्या से गुना करना होगा, तभी आपका जवाब सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 3a 3b 3c 3d, 3a 3b 3c 3d, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला सवाल है मैट्रिक्स को जोड़ने पर आधारित। तो हम जोड़ सकते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स है जिसका अवयव है 1 2 3 4, दूसरा है ए बी सी डी, इसको जोड़ना है। तो जोड़ करके कौन आएगा, तो संगत अवयव को हम सिंपली जोड़ देते हैं। इसमें कहीं पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को नहीं होता है। तो 1 है ए है तो 1 + ए आ जाएगा, 2 है बी है तो 2 + बी, 3 + सी एंड 4 + डी, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है स्टूडेंट। अगला सवाल है tan x² का अवकलन। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, tan² नहीं है, tan x² है, यानी जो कोण है एंगल है उसका स्क्वायर किया गया है। तो आप फंक्शन ऑफ फंक्शंस इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d tan x² बाय dx² एंड dx² बटे dx। तो tan का डिफ्रेंशिएशन फिर फार्मूला की ज़रूरत तो है, तो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec², तो sec² होगा, और जो कोण है उस कोण को रख दो, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और x² का अवकलन होता है 2x, तो यहाँ जाएगा 2x, तो इसका सही आंसर होगा 2x × sec² x², इन ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सवाल है और डिफ्रेंशिएशन रूट cot x का पूछा गया है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट दो फलन है, d√cot x बटे d_cot x और d_cot x बटे dx। तो cot का यानी √x का आप याद रखो, √x का जो अवकलन होता है स्टूडेंट 1/2√x होता है। तो उसी सूत्र से यहाँ पर √cot x का हम लोग निकाल लेंगे, 1/2√cot x हो जाएगा, 1/2√cot x। और फिर cot का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट सूत्र तो आपको याद रखना ही होगा, cot x का होता है -cosec² x। तो इससे जो मिलता हुआ आंसर होगा वही आपका सही आंसर होगा, और वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, -cosec² x बाय 2√cot x। अगला क्वेश्चन है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, जिसको हम लोग द्विचर संक्रिया कहते हैं। तो द्विचर संक्रिया की परिभाषा दिया गया है, a * b बराबर a² + b², तो 1 * 2 और 6 का क्या मान होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले 1 * 2 का वैल्यू आप निकालोगे। तो 1 * 2 कितना होगा, 1 * 2। तो फॉर्मूला दिया गया 1 * b, a * b का वैल्यू है a² + b², तो 1 * 2 का होगा 1² + 2², और ये कितना हो गया 5। फिर आपको निकालना है 5* और 6 का वैल्यू, तो वर्ग करके जोड़ देना है। तो 5² + 6², तो 5² हो गया 25 और 6² हो गया 36, 36 25 हो जाएगा 61, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 61। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, एक समुच्च आपको दिया गया, एक सेट दिया हुआ जिसमें अवयव है 1 2 3, और सवाल है ए से ए पर परिभाषित सभी एकैक फलनों की संख्या होगी। एकैक फलन मतलब 1 फंक्शंस। तो याद रखो स्टूडेंट, अगर एक समुच्च से उसी समुच्च में अगर फलन परिभाषित होता है और अगर वो एकैकी होता है तो निश्चित है वो आच्छादक भी होगा, और आच्छादक है तो निश्चित है वो एकैकी भी होगा। और जब एकैकी आच्छादक दोनों होता है तो उसको एकैकी आच्छादक फलन भी कहते हैं, यानी कि बाइजेक्शंस कहते हैं। यानी अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो 1 2 भी होगा, 1 2 है तो 1 1 भी होगा, और दोनों होता है तो उसको हम लोग बाइजेक्शन कहते हैं। यानी इंजेक्शन सरजेक्शन दोनों अगर होता है तो उसको बाइजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो आपका गिवन है ये 3 ही एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस हो या सरजेक्शंस हो या बाइजेक्शंस, ये हो जाएगा n⁻। तो यहाँ पर 3 अवयव है तो आंसर हो जाएगा 3 और 3 का वैल्यू 6 होता है। इस सवाल का आंसर होगा 6, यानी 6 फंक्शंस होगा जो कि एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा।
अगला सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू कितना होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, इसके लिए रखना होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x के जगह पे 1 है प्लस y तो 1/3 बटे 1 माइनस x इंटू वाई, यानी 1 गुना 1/3 करोगे स्टूडेंट तो 1/3 आएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर ही रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि आपको ये आ जाए सॉल्यूशन भी, कि इसका सच में सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो फिक्स उसी तरह से होता है कि अगर आप एक तरह का कोई भी क्वेश्चन जानते हो तो उसी तरह का अगर दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी किसी एग्ज़ाम में आपको मिलता है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3, और नीचे आ जाएगा 1 घटाओ 1/3 यानी 2/3। तो ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा tan इनवर्स 2, तो 4 से कट जाएगा तो tan इनवर्स 2 इसका सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिर अभी जस्ट कुछ देर पहले हम बताए थे इसी वीडियो में कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो मैंने ग्रुपिंग किया था और साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों में जब भी होगा तो माइनस tan इनवर्स एक्स या माइनस साइन इनवर्स एक्स या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। फिर आ गया है डिफ्रेंशिएशन, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है, और साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन एक्स का फलन होगा, और साइन एक्स फिर से एक्स का फलन होगा। तो स्क्वायर में लगाएंगे सूत्र n इंटू एक्स का पावर n-1 से 2 इंटू एक्स का पावर 1 लगेगा यहाँ पे, तो 2 साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। लेकिन एक लफड़ा और है कि यहाँ पे त्रिकोणमिति का आपको सूत्र लगाना होगा, और वो सूत्र यहाँ पे लगेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और 2 साइन ए इंटू कॉस ए जो कि आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्प करता है अगर ये फार्मूला याद रहता है तो। 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a होता है, और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर ए। 27 क्वेश्चन है, यदि x साइन थीटा है y कॉस थीटा है तो dy/dx कहता है। तो dy/dx यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा dy/d बटे dx बटे d थीटा। dy/d मतलब y को आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा। यहाँ पे y है कॉस थीटा, तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, ये लिख दो। और फिर है dx/d तो साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, यहाँ कॉस लिख दो। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा माइनस रह जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस tan थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे a.b पूछा गया, लेकिन इसी 4 में से कौन सा आंसर सही है वो बोलना है। तो देखो अगर a क्रॉस b रहता तो उसका सही आंसर होता माइनस b क्रॉस a, लेकिन यहाँ पर a.b है, और डॉट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है स्टूडेंट। तो a.b कहो या b.a कहो, दोनों एक ही चीज़ होता है, तो a.b बराबर हो जाएगा b.a के, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट, a क्रॉस a.b। याद रखना स्टूडेंट, जब भी दो समान सदिश का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, दो समान सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 का b के साथ अगर हम डॉट करेंगे या क्रॉस भी करते तो भी उसका आंसर 0 होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये था इस पार्ट में टोटल मैंने इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करीब बताया, 29 क्वेश्चंस बताया है, तो थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो जाएगा। तो आपसे यही हम कहना चाह रहे हैं कि आप कमेंट करके बताओ कि सच में आपका ईमानदारी से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितना प्रिपरेशन है, आप कितने तैयार हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जल्दी ही इस जैसा कि हम इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चंस बताएंगे, तो इसके बाद फिर जो बहुत जल्द मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और फिर समय का उपयोग करिए, क्योंकि समय जो स्टूडेंट बीत जाता है ना वो लौट करके नहीं आता। अगर आप अपने लाइफ के प्रति, अपने पेरेंट के प्रति केयरफुल हैं तो आपको समय का उपयोग निश्चित रूप से करना है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।